नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो मॉडल पेपर नंबर 12 के अंतर्गत हमने इससे पहले सीटीपी के प्रश्न देखे थे। बाल विकास के साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसके हिंदी के जो है वो 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग के जो आपके प्रश्न हिंदी में आते हैं वो आपके गद्यांश पर आधारित आते हैं। तो गद्यांश यहाँ पर हमारे देश के त्योहार के संदर्भ में दे रखा है कि त्योहार जनमानस में उल्लास, उमंग, खुशहाली भर देते हैं। विश्व बंधुत्व जो है उसकी भावना इसमें देखने को मिलती है। महापुरुषों के बारे में भी इसमें बताया गया है। डायरेक्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न कह रहा है त्योहारों का मनाना किससे संबंधित है? सांस्कृतिक विविधता से है, फसल से है, विश्व बंधुत्व से है या एक रसता से, छुटकारे से है? तो छुटकारे वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, फसल वाला भी कट जाएगा। इन दोनों में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो आंसर की बात करते हैं। विश्व बंधुत्व से ज्यादा आप कहेंगे सांस्कृतिक विविधता जो है ये मेन आपका उद्देश्य है, यही इससे संबंधित हो जाएगा। 32 प्रश्न है। अलग अलग तरीके जो है उनके माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? अलग अलग रास्ते, अलग अलग उपाय, विभिन्न संप्रदाय या फिर विभिन्न पूजा स्थल। कौन सा सही होगा? आप कहेंगे अलग अलग तरीके से। यहाँ पर मतलब है कि विभिन्न संप्रदाय जो है इसकी ओर संकेत किया गया है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला आपका है प्रश्न नंबर 33 की निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार किसी महापुरुष से नहीं जुड़ा हुआ है? शिक्षक दिवस, बाल दिवस, गांधी जयंती या फिर गणतंत्र दिवस? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो क्लियर आपको पता है शिक्षक दिवस भी संबंधित है, बाल दिवस भी और गांधी जयंती भी। और गणतंत्र दिवस आपका जो है नहीं है। इस दिन संविधान लागू हुआ था। तो बस डी वाला जो कि किसी महापुरुष से जुड़ा हुआ नहीं है, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 34। त्योहार राष्ट्र को क्या लाभ पहुंचाते हैं? राष्ट्र खुश रहता है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक ही धर्म का अनुगमन करते हैं, राष्ट्र की आर्थिक हालत इससे सुधरती है। कौन सा सही होगा? तो त्योहार राष्ट्र को जो लाभ पहुंचाते हैं वो ये कि सभी जो है वो एक तो मिलजुल कर रहते हैं। मेन रीजन तो इसका यही हो जाएगा। एक ही धर्म का अनुगमन से तो नहीं मतलब है, आर्थिक हालत से तो कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। और एक ऑप्शन बी वाला ही आपका जो है सही होगा, सभी मिलजुल कर जो है वो रहते हैं। पैराग्राफ पर बेस्ड 34 तक ही प्रश्न थे। अब 35 प्रश्न आपका है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग जो है आप करेंगे? ये प्रत्यय का ई प्रत्यय, बड़ी या इक या बड़ा आ? तो बताइए सुत का स्त्रीवाचक क्या होता है? तो सुता होता है। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बड़ा आ लगेगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला है जो है वो सही हो जाएगा। जैसे अज का अजा बनता है, ऐसे सुत से सुता बनता है। अगला देखते हैं 36 की नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या फिर पालतू होना? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे नाक का बाल मतलब होता है अधिक प्रिय होना। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 37 प्रश्न है। अशोका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक है। तो घोड़ा भी अशोका पर्यायवाची होता है, घोटक भी होता है भी होता है, पर कटक जो है वो काटा का पर्यायवाची होता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। 38 प्रश्न कह रहा है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अस्थिर होगा, अडिग होगा, यायावर होगा या गतिशील होगा? अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द होता है यायावर। तो आपका सी वाला यहाँ पर सही होगा। जो सदैव भ्रमण करता है, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, उसके लिए यूज किया जाता है यायावर। 39 प्रश्न है समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, विच्छेद होता है, विस्तार होता है या नवीन अर्थ होता है? तो कौन सा इनमें से सही होगा? समास को अगर हम पूरा बोलते हो तो क्या कहते हैं? समास विग्रह। मतलब आपका अर्थ इसी से ही निकाल सकते हैं कि अनेक पद मिलकर जब एक पद बनाते हैं तो वो कहलाता है समास। तो सामान्य अर्थ में हम क्या कहते हैं? उसको संक्षेप करना। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और विच्छेद हम यूज करते हैं संधि के लिए। 40 प्रश्न है भाषा के संदर्भ में उपचारात्मक जो शिक्षण है उसका उद्देश्य जो है वो क्या है? पहला कह रहा है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना, उनका निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना या बच्चों को त्रुटियों की केवल सूची बनाना? कौन सा सही होगा? बच्चे भाषा के संदर्भ में पूछा गया उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण यही होता है कि आप जो भी कठिनाई आ रही है उनको सबसे पहले तो पहचान करें, फिर उस जो भी समस्या है उसको दूर करें, यानी कि उसका निदान करें। तो ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित।
41 प्रश्न है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन-सा एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हँसना, लिखना। तो कई बार मैंने भाषाई कौशल बताया है, एलएलएस, आरडब्ल्यू, तो इनमें से आप देख रहे हैं, तो हँसना जो है वो नहीं आ रहा है, बाकी सुनना, बोलना, लिखना सभी आ रहे हैं और जो यहाँ पर नहीं दे रखा है, वो आपका पढ़ना जो है वो नहीं दे रखा है। अगला देखते हैं 42 प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को? तो बेहद ही आसान सा प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप सभी जानते हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष हिंदी को जो है वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। अगला देखते हैं, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से है उनसे परिचित कराना, व्याकरणिक जो नियम है उनकी जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना या रसानुभूति और आनंदानुभूति कराना। देखिए, तो काव्य शिक्षण है, उसमें आप कहेंगे संगीत कला से तो बिल्कुल नहीं मतलब है। काव्य शिक्षण में व्याकरणिक नियम भी नहीं आते हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह जो होते हैं, वो काव्य शिक्षण से आप नहीं परिचित करा सकते, गद्य शिक्षण से भले करा सकते हैं, तो ए वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। मेन होगा डी ऑप्शन, रसानुभूति और आनंदानुभूति जो है वो कराना। अगला प्रश्न देखते हैं 44, इनमें से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग जो है वो हुआ है? राम जाता है, सीता फल जो है वो खाती है, मेरी गाय काली है और चौथा कह रहा है ऑप्शन कि जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का उपयोग हुआ है, ये आपको बताना है। विशेषण मतलब विशेषता। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहे, आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा। मेरी गाय काली में जो यहाँ पर विशेषता है वो क्या है? काली जो है ये विशेषता है, तो बस यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 है, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? शिक्षक और बच्चों का समय व्यर्थ होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे काट दीजिए। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बिल्कुल आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव भी बिल्कुल नहीं पड़ता है, सी ऑप्शन काट दीजिए। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी कट जाएगा, बी ऑप्शन ही बचेगा। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में जो है वो तेजी आती है, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46, कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? अधिकरण कारक का प्रयोग जो है निम्न शब्द में से किसमें जो है वो हुआ है? आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन चारों में से वाहनारूढ़ जो है वो सही होगा। वाहन पर आरूढ़, तो पर आपका किसमें आता है? अधिकरण में पर करके आता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे करके जब आप सभी कारक में देखते हैं, तो आपका में पर आता है अधिकरण कारक में, तो वाहनारूढ़ को जब आप ब्रेक करेंगे तो वाहन पर आरूढ़ जो है इसका होगा, इसलिए आधार पर आपका अधिकरण कारक यहाँ पर सही होगा। 47 प्रश्न है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? श्रृंगार, वीर, हास्य या इनमें से कोई नहीं? तो वीर रस तो आप जानते हैं बिल्कुल नहीं होता है, तो कंफ्यूजन होती है बहुत लोगों को श्रृंगार और हास्य में होती है। इन दोनों में से श्रृंगार रस आपका सही होगा। श्रृंगार रस को कहा जाता है रसराज, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा रस है जिसमें अन्य जो रस हैं उनके संचारी भाव जो है वो समाहित होते हैं, यही आपका सही होगा। अगला देखते हैं 48 प्रश्न, की घनानंद को किस युग का कवि जो है वो माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु काल? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो घनानंद को जो है इन चारों ऑप्शन में से आपका रीतिकाल जो है वो सही होगा। रीतिकाल जो है इसकी रीति मुक्त काव्य जो शाखा है, रीति मुक्त शाखा आप सीधे याद रखिए। रीति काल की जो रीति मुक्त शाखा है उसके कवि घनानंद है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। 49 प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है लिखने को, और एक कवयत्री बहुत पूछा जाता है, दोनों ही आपको आने चाहिए, बहुत पूछे जाते हैं, तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है यहाँ पर सही है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? आंसर की बात करते हैं, तो आपका आशीर्वाद जो है इस टाइप से लिखा जाता है, सी वाला आपका ऑप्शन आशीर्वाद बोलते हैं, पर देखेंगे तो बड़ी की मात्रा लगती है। वाह के बाद जो यहाँ पर आप मात्रा लगाते हैं उसके ऊपर रा लगती है, तो इसमें वो ध्यान रखिएगा किस प्रकार से लिखा जाता है। कई बार आशीर्वाद हम बोलते हैं, सोचते हैं छोटी की सा में मात्रा लगेगी, तो छोटी की मात्रा नहीं लगती, बड़ी की मात्रा लगती है, तो बस यही आपका ऑप्शन सही होगा। 50 प्रश्न है कि को से किस कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को यहाँ पर आपका आ जाएगा, आपको और आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका ऑप्शन कर्म कारक जो है वो सही होगा।
51 प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम जो है वो है हरिऔध है, निराला है, अज्ञेय है, गुलेरी है। ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में। तो कौन सा इनमें से सही होगा? तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 52 प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? कवित्त है, सवैया है, पद है या दोहा है? तो बिहारी के प्रसिद्ध बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो बिहारी के प्रसिद्ध जो है वो दोहा होते हैं। बस डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बिहारी जो है किस काल से संबंधित है? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है और इनके दोहे जो है वो प्रसिद्ध हैं। 53 प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म या पुनः प्लस आजन्म? बताइए। इस टाइप से आपका एक ना एक संधि विच्छेद पूरे पेपर में पूछा ही जाता है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर पुनः प्लस जन्म जो है वो सही होगा। ये एक प्रकार की कैसी संधि है? तो विसर्ग लगा दिख रहा है क्लियर आपको, तो आप कहेंगे विसर्ग संधि है। 54 प्रश्न की शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है? शांत का है, करुण का है, हास्य का है या फिर वीर का है? स्थायी भाव आपको सारे रटे होनी चाहिए। कई बार एक ना एक स्थायी भाव जो है वो पूछ लिया जाता है। तो बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे करुण रस जो है इसका स्थायी भाव जो है आपका शोक है। आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। शांत रस जो है इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। और हास्य रस का क्या होता है? तो हास होता है। और वीर रस का क्या होता है? तो उत्साह होता है। इस टाइप से आपके सभी हो जाएंगे। अगला देखते हैं आपका 55 प्रश्न। सूरदास जो है उन्होंने किस भाषा में सूर सागर की रचना जो है वो की है? अवधी भाषा, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली या फिर राजस्थानी? कौन सा इनमें से सही होगा? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना जो है वो की है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ब्रिज भाषा जो है वो सही होगा। ब्रिज भाषा में सूर सागर की रचना जो है वो इनके द्वारा की गई है। अगला देखते हैं आपका 56 प्रश्न। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 या 30? कौन सा इनमें से सही होगा? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? इस टाइप से दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया सभी के आपको मात्राएँ पता होना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने से एक ये आपको ज़रूर अंदाज़ा मिलता है कि कहाँ-कहाँ पोर्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो आपका पोर्शन अगर क्लियर होगा, तो कैसे भी क्वेश्चन आएँगे आप कर ले जाएँगे। आंसर की बात करते हैं, तो 24 मात्राएँ आपकी होती हैं और किस टाइप से होती हैं? तो पहला और जो तीसरा चरण होता है, इसमें जो है वो 13-13 मात्राएँ होती हैं और दूसरा और जो चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएँ होती हैं। इस मिलाकर इस टोटल को मिलाएँगे तो 13 और 11 24 मात्राएँ होंगी। 57 प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन होगा, समृद्ध होगा, धनी होगा या कृपण होगा? तो बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसके लिए हम कहते हैं शब्द कुलीन। पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। कुलीन शब्द जो है आपका होगा। अगला देखते हैं 58 प्रश्न। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? पापी में कौन सा जो है वो विशेषण है? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि पाप क्या है? एक गुण की बात होती है, तो गुणवाचक विशेषण है। इसमें आप ई प्रत्यय लगा रहे हैं तब आपका पापी शब्द बन रहा है। पाप वैसे क्या है? गुण है, तो गुणवाचक विशेषण में ही आपका ये आ जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है 59 और के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरत सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा? अभी जो आपने यूपी टेट का पेपर देखा था ना, वहां पर देखिएगा अलंकार से लगभग 3 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको अलंकार पर जो उनके एग्जाम्पल हैं उस पर फोकस करना है जब भी आपकी यूपी टेट की परीक्षा होगी, और आगे सुपर टेट में भी हो सकता हो वो आपको देखने को मिले। तो उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपको जब मिले यहाँ पर टर्म कि सी, ये देख रहे हैं ना, ये पहचान होती है। सी देखने को मिले या सम देखने को मिले या सरिस देखने को मिले, ये जो है ये सब वाचक शब्द होते हैं, ये यूज किए जाते हैं उपमा में। बस ए वाला आपका उपमा अलंकार यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब अगर आपको बिल्कुल अर्थ भी नहीं आ रहा है, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे वाचक शब्द हैं वो भी इसकी पहचान को दर्शाते हैं।
देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे ईवीएस सेक्शन से। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका बेहद ही आसान सा है कि बीजक किसकी रचना है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? बीजक में ही आपका साखी शब्द रामायणी जो है वो आती है और ये रचना है वो कबीरदास जी की है। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम बहुत जो आसान सी चीजें होती हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, छोटी मोटी चीजों से अगर आप जोड़ कर रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब जैसे आपने हजारों बार बीजक पढ़ा होगा, किसकी रचना है, कबीर जी की है। पर जब ऑप्शन में पेपर में आता है तो कभी कभी ऐसा लगता है अरे ऐसा तो नहीं सूरदास जी की है, ऐसा तो नहीं तुलसीदास जी की है। वैसे तुलसीदास जी की तो अलग से हमने ट्रिक बना रखी है। कई बार सूर और कबीर में आपको पेपर में कंफ्यूज हो गया। तो देखिए ऐसे याद रखिए, बीजक में जो बी यहाँ पर वर्ड आ रहा है, केवल कबीर में ही बी आता है और किसी में भी नहीं आता है, ना सूर में, ना तुलसी में, ना जायसी में। तो ऐसे आप हमेशा जीवन भर याद रखेंगे कबीर की ही रचना है। याद रहती, मैंने कहा ना कभी बार सरल चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना जो है वो किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने, अल्फ्रेड वॉरविक ने, अल्फ्रेड हैंक्स ने या अल्फ्रेड मैन ने। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज को में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।